मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? मेरी वॉइस प्रॉपरली ऑडिबल है सबको? ओके, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है प्रॉपरली। आज का हमारा टारगेट है कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो से। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कैश फ्लो का। ये सबको पता ही है कि कैश फ्लो कैसे बनाते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो कि हमें क्या दिखाता है, बिजनेस के अंदर जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहे हैं उनको शो करता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ पे जा रहा है। वो सारी स्टेटमेंट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाते हैं। और ये फाइनल अकाउंट के साथ एक कंपलसरी अकाउंट है जो कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन को बनाना ही पड़ता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और यू कैन से स्टेटमेंट ऑफ इनकम और बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट के पार्ट है और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने नेसेसरी होते हैं। मेरी वॉइस प्रॉपर तो आ रही है ना? कुछ थोड़ा सा आज मेरा गले में इन्फेक्शन सा है, जहाँ ना आए बता देना। कैश का यहाँ पे मतलब क्या होता है, कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, वो डिपॉजिट जब चाहो आप ले सकते हो, वो आपकी डिमांड डिपॉजिट है। और आपके पास जो रेडिली अवेलेबल लिक्विडिटी है वो है हमारे पास कैश इन हैंड। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। ऐसी चीज़ें जो हाईली लिक्विड है, बहुत जल्दी से जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उसे हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। और कैश क्या है, कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट, जब चाहो तब ले लो, वो है डिमांड डिपॉजिट आपकी। यानी कि आपका जो बैंक में पैसा है वो भी एक तरह से क्या है, आपका कैश है। वो डिमांड डिपॉजिट है, जब चाहे आप तब उसको ले सकते हो। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो एक्टिविटीज़ हैं उनको 3 एक्टिविटीज़ में क्लासिफाई किया जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो हमें ध्यान रखना है, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है वो सारी एक्टिविटी जहाँ से फंड रेज किया जाता है। उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो कहाँ आएंगी, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फॉर एग्जाम्पल, इशू ऑफ शेयर, issue of shares and debentures, then क्या हो सकता है, redemption of debenture, then buyback of shares, अपने शेयर वापस खरीद लिए या प्रेफरेंस शेयर है तो उनको रिडीम कर दिया, वो भी किस में आएंगे, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसके अलावा जो आपने शेयर इशू किए हुए थे उन शेयर्स के ऊपर अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो वो डिविडेंड भी कहाँ पे आता है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यानी कि डिविडेंड पेड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर कंपनी ने लोन लिया है या डिबेंचर इशू किए हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करती है वो भी कहाँ पे आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन टेकन और रीपेमेंट ऑफ लोन बोथ ऑल्सो कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे अच्छा तरीका है फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट को जान लो और बाकी जो बच जाए उसे ऑपरेटिंग में डाल दो। यानी कि ऑपरेशन से, कंपनी को चलाने से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आएंगी ऑपरेटिंग में। तो फाइनेंसिंग में फंड रेज करने से रिलेटेड, फंड रेज करना, उसकी रीपेमेंट करना, बाय बैक करना, जो फंड रेज किया उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना, वो सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, आपकी फाइनेंसिंग में। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट को खरीदने बेचने से रिलेटेड, फिक्स एसेट सेल्स एंड परचेज, एक तो ये आएगा इसमें। आपने फिक्स एसेट कोई भी खरीदी या बेची है वो क्या है, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बिसाइड दिस
आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, कोई इन्वेस्टमेंट परचेज की हुई है या कोई बिल्डिंग खरीदी हुई है, कोई भी किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, शेयर में किसी को लोन दिया हुआ है, किसी अदर कंपनी के डिबेंचर परचेज किए हुए हैं, तो वो भी आपके लिए क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर अगर आपको डिविडेंड रिसीव्ड होता है, जो इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर जो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, वो भी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने किसी को लोन दिया हुआ था या किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज किए हुए थे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है वो भी आपका क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और बाकी जो सारी एक्टिविटी बच गई वो कहाँ आ जाएंगी, ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग सबसे बड़ा है क्योंकि ये बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। कंपनी की करंट एसेट, करंट लायबिलिटी में चेंजेस जो आते हैं, और भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं, यानी कि आप तरीका यह है कि फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग लर्न कर लो, और जो कहीं ना आए वो कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग में। क्लियर है ये चीज़ सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कैश फ्लो का ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी में जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज है उसकी वजह से कैश या कैश इक्विवेलेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको जानना, यानी कि ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस तक जो चेंजेस आए हैं उनको जानना, क्योंकि कहीं पे भी अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसकी वजह से पता चल सकती है कि कहीं पे कैश रिकॉर्ड करने में या कोई मैनिपुलेशन या एम्बेजलमेंट कोई हुई है, तो वो कैश फ्लो की हेल्प से पता चल जाती है। To ascertain the net change in cash and cash equivalent, difference between actual cash and cash equivalent and related to net earning income, कि भाई आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या था और जो आपकी नेट अर्निंग है उसमें अगर आपको डिफरेंस की कॉजेज जानने हैं कि भाई कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी जिनका भी पैसा नहीं आया है, इनकम तो ज़्यादा हो रही है, कैश का बैलेंस कम है, उसे भी फंड जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसकी वजह से हम जान पाते हैं। टू हेल्प फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी, अगर आपने डिसाइड करना है कि कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, फिक्स एसेट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उसमें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है, क्योंकि इससे आपकी लिक्विडिटी भी पता चलती है। तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेते हो कि आपके पास कितनी लिक्विडिटी है, उसकी बेस पे आपको लोगे कि आप इक्विटी से कैपिटल रेज करोगे, प्रेफरेंस शेयर से करोगे, डिबेंचर से करोगे, किस से कैपिटल रेज करके आओगे, वो डिसीजन मेकिंग में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है आपको मनी से रिलेटेड, उसमें आपको हेल्प करेगी। और जो भी एंटरप्राइजेस कुछ भी शॉर्ट टर्म से रिलेटेड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करना चाहती है उसमें ये हेल्प करती है। लिमिटेशन क्या होता है? लिमिटेशन यही है कि भाई इसमें जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है वो तो आती ही नहीं है। ऐसी चीज़ें बहुत सारी जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पेक्ट करती है लेकिन इसमें उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन है, इशू डिबेंचर इशू टू वेंडर है, आपने तो शेयर दिए हैं ना वेंडर को, बट आप उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पास डेटा के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो रिकॉर्डिंग डेटा है उसी के बेस पे बनाई जाती है। इसको किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जज करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होती। सारे के सारे ऐसे आइटम जो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट परचेज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, इन सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट कंसीडर नहीं किया जाता। कैश फ्लो का एक ये दिमाग में फॉर्मेट सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई कैलकुलेशन आती है या कोई आइटम आता है तो ज़्यादातर इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, या तो फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर होंगे या फिर ऑपरेशन से रिलेटेड इसके कोई आइटम को आपको पूछ लेंगे। तरीका क्या होता है निकालने का? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले जो भी आपको 2 ईयर का डेटा गिवन होता है उसके नेट प्रॉफिट का हम क्या मेंशन करते हैं? डिफरेंस। जो भी कंपनी डिविडेंड फाइनली प्रपोज करती है उस डिविडेंड को एड बैक कर देते हैं। अगर कोई इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? एनीबडी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरिम डिविडेंड? टू any other? What do you understand by interim dividend?
इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है दो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर किया जाता है। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसके बाद बीच में साल भर में कंपनी को अगर अच्छा प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डरों को भी उस प्रॉफिट का पोर्शन देने के लिए 2 जनरल मीटिंग के बीच में ही एक डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया अगर कंपनी ने, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। यानी कि इंटरिम की टेक्निकल डेफिनेशन क्या हो गई, डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन 2 जनरल एजीएम इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद अगर आपने कोई प्रॉफिट का पोर्शन जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया उसको भी एड बैक कर देते हैं। अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाए हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन किस लिए बना रहे हो, इस साल जो आप प्रोविजन बना रहे हो उससे आप पेमेंट नेक्स्ट ईयर करोगे, अगले साल आप टैक्स पे करोगे, तो इस साल से रिलेटेड नहीं है, इसको एड बैक कर देते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, अर्थक्वेक है, नेचुरल कैलेमिटीज़ है, उसके से रिलेटेड कोई भी आइटम है उसको एड बैक कर देते हैं, जिससे कि डिडक्शन हुई थी बट एक्चुअल में वो डिडक्शन नहीं थी एज पर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। अगर आपका कोई रिफंड हुआ है टैक्स का, रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आपने रिटर्न फाइल किया और उसके बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हुई और उससे आपको रिफंड आया टैक्स अथॉरिटी से, तो वो भी आपका ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है रिटर्न, उसको उस इनकम को क्या कर दिया, माइनस। किसी भी टाइप का रिजर्व ट्रांसफर बैक टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी ऐसा रिजर्व जो कि आपने पहले प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया था और उसके बाद वापस प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, उसको भी इनकम शो नहीं करेंगे, उसको माइनस करेंगे, क्योंकि वो कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ है, वो वापस जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिजर्व में पैसा निकाला गया था उसको पुल बैक कर दिया गया है। और ऐड और सब्ट्रैक्ट के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये फॉर्मेट आपके माइंड में सेट होना चाहिए फॉर सॉल्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू, क्योंकि डिडक्शन एडिशन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट होगा। देन आफ्टर दैट फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो। तो क्या फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हमने जो कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसको पुट कर देंगे। इससे जो टैक्स आता है उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल का इसमें एडजस्टमेंट करते हैं। कैसे करते हैं उसको, आइटम टू बी एडेड, जो भी डेप्रीशिएशन है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क अमोटाइज है यानी कि राइट ऑफ किए हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग है, राइटिंग ऑफ अंडर राइटर कमीशन है, शेयर इशू एक्सपेंसेस है यानी कि जो प्रीमिनरी एक्सपेंसेस थी, फिक्टिशियस एसेट थी, उनको राइट ऑफ किया है। सेल करने पे अगर कोई लॉस हुआ है फिक्स एसेट का, या फिर प्रोविज़न में कोई इंक्रीमेंट हुआ है यानी कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज किया गया है, इन आइटम को एड बैक कर देते हैं, क्योंकि ये आइटम क्या है, ये आइटम आपके ऐसे है जिससे कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इम्पैक्ट नहीं होगा, आपने फालतू में नहीं डिडक्ट किया हुआ है, इनको वापस क्या करेंगे, एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए एड बैक, क्योंकि इससे कोई भी आउटफ्लो नहीं हुआ है, ये आपने प्रीवियस एक्सपेंसेस के लिए आपने चीज़ें अरेंज की थी उससे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरिंग की अगर हम बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग का मतलब है जो आपके डिबेंचर्स थे, लोन थे, उसके ऊपर आपने पेमेंट किया, वो भी आपका ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए इसको भी कैश होते हुए भी हमने क्या किया है, एड बैक किया है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पे हमने वर्ड बोला है गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अमोटाइज, यानी कि जो राइट ऑफ की हैं, लेकिन अगर आपका गुडविल परचेज है तो ये कहाँ जाएगी, गुडविल परचेज कहाँ पे जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि आपने परचेज की है गुडविल, एसेट फिक्स एसेट परचेज की है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट परचेज की है, तो वो आपके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट। और अगर राइट ऑफ की है तो वो क्या है, ऑपरेटिंग। देन इसी तरह से अगर पेटेंट का राइट आपने खरीदा है तो वो आपके लिए क्या है, इन्वेस्टिंग। उस राइट को स्लोली राइट ऑफ कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। उसके बाद ऐसी इनकम जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट इनकम, आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट मिली है, आपको इंटरेस्ट मिला है, आपने जो दूसरी कंपनी के शेयर परचेज किए हुए थे उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिला है,
आपने कोई बिल्डिंग खरीदी हुई थी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसके ऊपर रेंटल इनकम है, एड बैक। फिक्स एसेट को बेच के आपको प्रॉफिट हुआ, एड बैक। प्रोविज़न अगर डिक्रीज हो गया तो वो एक तरह का फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन उस फ़ायदे का ऑपरेशन से कोई रिलेशन नहीं है। वो तो आपके डेटर जो पहले बैड हो रहे थे अब गुड हो गए हैं, ऑपरेशन से उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इनको भी क्या कर देते हैं, इस बेनिफिट को भी वापस डिडक्ट कर देते हैं। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। देन आफ्टर दैट वर्किंग कैपिटल चेंजेस कंसीडर करते हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी लायबिलिटीज़, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, अगर लायबिलिटीज़ डिक्रीज हुई है तो इसको क्या करना है, ऐड करना है। अगर करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज हुई हैं तो ऐड करना है, करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज हुई हैं तो डिडक्ट करना है। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है तो उसको क्या करना है, करंट एसेट इंक्रीज हुई है तो उसको करना है डिडक्ट। और अगर करंट एसेट डिक्रीज हुई है तो उसको करना है ऐड बैक। कोई कारण बता सकता है क्यों ऐसा करते हैं कि लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे ऐड कर देते हैं और अगर एसेट इंक्रीज होती है तो उसे डिडक्ट कर देते हैं। एनीबडी टेल मी द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वही तो हम कह रहे हैं कि डिडक्ट होगा। इसका क्या रीजन है, क्यों डिडक्ट होता है, आउटफ्लो हो रहा है आपका। जब आप करंट एसेट परचेज कर रहे हो इसका मतलब है आउटफ्लो हो रहा है, और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या करते हैं, डिडक्ट। करंट लायबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब है आपकी लायबिलिटी कम हो गई, अब आउटफ्लो कम हो रहा है तो आपके लिए फायदा है, उसको क्या करते हैं, एड बैक टू शो द चेंज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर है ये चीज। देन आफ्टर दैट ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का हमारे पास जो आता है इसका सारा समेशन करके प्लस माइनस करके वो आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अगर पॉजिटिव आया तो कैश जनरेटेड, अगर नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन ऑपरेशन। उसके बाद जो इनकम टैक्स पेड किया जाता है, करंट ईयर का इनकम टैक्स जो पेड किया जाएगा उसको क्या किया जाएगा, माइनस। आई एम रिपीटिंग, अगर प्रोविज़न मेड किया जाएगा तो उसे नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करते समय ऐड करेंगे, क्योंकि जो करंट ईयर के प्रॉफिट से प्रोविज़न बनाया गया है वो कमिंग ईयर की पेमेंट करने के लिए बनाया गया है, और जो इनकम टैक्स पेड किया गया है वो करंट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए इसको क्या कर दें, माइनस। क्योंकि वो प्रोविज़न प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर दिया लेकिन उससे कोई आउटफ्लो नहीं हुआ था, लेकिन जो एक्चुअल इनकम टैक्स पेड करोगे उससे आउटफ्लो होगा, और वो आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसका पार्ट है। दैट्स वाई वी यूज़ इट एज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, प्लस है तो प्लस, उससे बैलेंस माइनस हो रहा है तो माइनस, और जो भी आपके पास आ जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस आया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेगेटिव बैलेंस आया तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है, यानी कि फॉर्मेट दिमाग में अच्छे से हमें क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। हाँ जी हाँ जी, देखिए वहाँ पे जो प्रॉफिट से रिलेटेड चीज़ें हैं जो प्रॉफिट को इम्पेक्ट कर रही हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एड बैक किए हैं और सब्ट्रैक्ट किए हैं। यहाँ पे जो कैश को इम्पेक्ट करे, जिससे कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, उनको यूज़ करना है, जिससे कैश आपका या तो बिजनेस में आ रहा है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से कैश का पे आउट हो रहा है। यहाँ पे वो ले रहा है जिसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, और वहाँ पे लिया है जिससे प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। देन आपको ये थोड़ा सा दिमाग में सेट होना चाहिए प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का। जब आप अकाउंट बनाते हो तो डेबिट साइड में क्या होता है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो करंट ईयर के लिए पेमेंट करते हो वो आता है डेबिट में, और जो प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करके आप प्रोविज़न बनाते हो अगले साल के लिए वो कहाँ आता है, क्रेडिट में। इसके अलावा फिक्स एसेट का फॉर्म, हाँ जी साउंड ब्रेक हो रहा है, अभी क्लियर आ रही है? आज तो मेरा ही साउंड ब्रेक है नेटवर्क से ज़्यादा।
देन फिक्स एसेट अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट का भी फॉर्मेट अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडिशनल परचेज और जो भी प्रॉफिट हो रहा है सेल पे वो डेबिट में आएगा, बाकी सारे आइटम कहाँ आते हैं, क्रेडिट में। तो ये सारा आपके साथ शेयर कर दूंगी, ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है, फिर देखना है इसके बेस पे हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। आपको फिक्स एसेट का अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई अगर जो फिक्स एसेट अकाउंट है रिटर्न डाउन वैल्यू से बनाया जाता है तो उसमें एक ही अकाउंट बनेगा, एसेट अकाउंट। लेकिन कई बार न्यूमेरिकल में आ जाता है, अगर आपका फिक्स एसेट अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट यू कैन से स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के बेस पे बनाया जाता है, तो उसमें दो टाइप के अकाउंट बनाते हैं, एक होता है फिक्स एसेट अकाउंट और दूसरा होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वैसे हम अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अगर इन जनरल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि अगर डेप्रिसिएशन का मेथड ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन और फिक्स इंस्टॉलमेंट है तो उसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक फिक्स एसेट का सेल एंड परचेज का और दूसरा किसका बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। इसमें भी एक चीज़ और ऐड हो जाती है, तीसरा अकाउंट क्या बन जाता है, डिस्पोजेबल अकाउंट। डिस्पोजेबल अकाउंट में कौन सी एंट्री करते हैं, अगर डिस्पोजेबल अकाउंट में बनता है तो जो सेल एंड परचेज से रिलेटेड है, जो सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो मेंशन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेल लिखी हुई है किसी भी मशीनरी की, किसी भी एसेट की, उसका प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ किया हुआ है, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया हुआ है, तो ये आइटम यहाँ से हटके अगर डिस्पोजेबल है तो ये आइटम कहाँ जाते हैं, डिस्पोजेबल अकाउंट में, यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं ये। अगर डिस्पोजेबल अकाउंट बनाना कंपलसरी है, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर एमसीक्यू में पूछे कि अगर ओरिजिनल कॉस्ट से बनाते हैं तो कितने अकाउंट बनते हैं, तो आप दो ही कंसिडर करोगे, फिक्स एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देन आफ्टर दैट फंड फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक, बाकी चीज़ें हम एमसीक्यू से करेंगे क्योंकि इसमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू से क्लियर होना चाहिए कि आप कैसे यूज़ करते हो। अब कैश फ्लो में हमने देखा कि कहाँ से पैसा आया कहाँ गया, यानी कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखा, लेकिन फंड फ्लो में हम फंड देखते हैं, लॉन्ग टर्म फंड है, शॉर्ट टर्म फंड है, उसकी अरेंजमेंट देखते हैं कि फंड कहाँ पे यूज हुआ और कहाँ से रेज हुआ, यानी कि फंड कहाँ से लाया गया और कहाँ पे उसको इस्तेमाल कर दिया, ये हम किस में देखते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फाइनल अकाउंट बनाती है तो कैश फ्लो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है, लेकिन फंड फ्लो बनाना या ना बनाना वो कंपनी की अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो बनाए या नहीं बनाए, उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल एनालिसिस का इंडिकेटर है, यानी कि आप अपने फंड के सोर्सेज को और अपने फंड के यूज को कंट्रोल कर सकते हो, इसे बना के आपको आइडिया लग जाता है कहाँ का यूज़ हो रहा है। इससे आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है तो आपको अपने फंड को कहाँ से रेज करना है, कहाँ से पैसा लाना है। दूसरा, अगर कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट आपकी कंपनी का काम कर रहा है तो वो इवेलुएट कर सकता है फ्यूचर फ्लो ऑफ फंड, यानी कि पास्ट डेटा के बेस पे कैसे फंड आया था, क्या उसकी कॉस्ट रही, जो कि हम एफएम में पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ द कैपिटल में, तो उसके बारे में भी डिसीजन लेने में फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है, क्योंकि पास्ट डेटा से हमें ये पता चलता है कितना हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, कितना इंटरेस्ट पे करते हैं, अगर हमें इतना प्रॉफिट हुआ तो कितना बर्डन पड़ रहा था, उसके बेस पे आप फ्यूचर कैपिटल स्ट्रक्चर भी डिसाइड कर सकते हो और इसका डिसीजन भी ले सकते हो कि फंड जो है शॉर्ट टर्म सोर्सेज से रेज करने चाहिए या लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रेज करनी चाहिए फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करें इसकी कि फाइनेंशियल मैनेजर को ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है या इससे क्या पता चलता है, इससे फर्म की ग्रोथ पता चलती है, फाइनेंशियल नीड पता चलती है कि कितने पैसे की कंपनी को ज़रूरत है, और एक अगर एक्स्ट्रा फंड है तो उस फंड को कहाँ इन्वेस्ट करें, या अगर फंड की नीड है तो कौन से बेस्ट तरीके हैं जहाँ से फंड रेज किया जा सकता है, वो हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलता है। अब क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू का आता है कि भाई फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है कब अराइज होती है या कब फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, और यू कैन से कौन सी सिचुएशंस है जिसमें फंड यूज होता है और कौन सी सिचुएशंस है जिसमें फंड सोर्स होता है। तो उसको हम इस टेबल के हिसाब से अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, आगे मैंने डिस्क्रिप्शन भी राइट की हुई है,
बट आप टेबल के हेल्प से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर व्हेन बोथ करंट और नॉन करंट अकाउंट आर इन्वॉल्व, यानी कि अगर दोनों के दोनों करंट अकाउंट है या दोनों के दोनों नॉन करंट अकाउंट है तो फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। अगर एक करंट है और एक नॉन करंट अकाउंट है तो फ्लो ऑफ फंड होगा। आई एम रिपीटिंग, सेम टाइप का अगर करंट के साथ करंट किसी ट्रांजेक्शन से इम्पैक्ट पड़ा है या फिर नॉन करंट का नॉन करंट पे इम्पैक्ट पड़ा है तो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आइटम कंसीडर नहीं होता। वो आप जब अभी एग्जांपल देखोगे तो ये बात आपको समझ भी आएगी। दूसरी चीज़ है कि इसको अगर फर्दर एक्सपेंड करें तो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर एक करंट एसेट है और एक नॉन करंट लाइबिलिटी है, फ्लो ऑफ फंड होगा। यस, अगर एक करंट एसेट है और करंट लाइबिलिटी है तो फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा करंट के साथ करंट में कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे किस तरह से सिचुएशंस अराइज होती हैं। अगर करंट एसेट के साथ नॉन करंट एसेट्स है तो वो क्या होगा, फ्लो ऑफ फंड होगा। नॉन करंट एसेट्स के साथ अगर नॉन करंट लाइबिलिटी है, फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर है, यानी कि फ्लो ऑफ फंड होने के लिए ज़रूरी है कि एक करंट हो और एक नॉन करंट हो, चाहे वो करंट एसेट हो या लाइबिलिटी हो, नॉन करंट एसेट है या लाइबिलिटी हो। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं। ये बात बताइए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ये बात? वही सारी चीज़ें जो अभी वर्बली बताई है यहाँ पे पॉइंट्स में भी लिखी हुई है। अब ये जो हाँ जी, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। नेक्स्ट वाली कैंसिल कर दूंगी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बच्चे होते तो डाउट नहीं ले पाऊंगी। आपकी मैं ले रही हूँ, उनको ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगी और क्या कर सकती हूँ। कोई नहीं बोलने की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। कोई नहीं, कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अभी एमसीक्यू आ जाएगा, थोड़ा सा ही मुझे बोलना है, फिर आप लोग पढ़ पढ़ के आंसर मुझे बताते रहना। जहाँ एक्सप्लेनेशन होगी वहाँ मैं बोल देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वाला कैंसिल कर दूंगी, आपका ले लेती हूँ। ये रिकॉर्डिंग यूज़ हो जाएगी ना, उनके लिए भी क्लास भी हो जाएगी और ज़्यादा इम्पेक्ट भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे वैसे ही ज़्यादा बच्चे हैं तो क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। सी उसके बाद द सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो का क्या यूटिलाइजेशन है? सबसे पहले तो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने पे, क्योंकि आप जब प्रॉफिट एंड लॉस देखते थे और बैलेंस शीट देखते थे तो सिर्फ आपको फिनेंशियल पोजीशन पता चलती थी। फंड की मेन रिक्वायरमेंट जो स्ट्रक्चर है उसका प्रॉपर डिसीजन मेकिंग आप नहीं कर पाते थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इसमें क्या है, आपको पता चलता है कि वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, करंट नॉन करंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, डिविडेंड जो अमाउंट पे कर रही है कंपनी वो ज़्यादा है या कम है, प्रॉफिट क्या सफिशेंट है डिविडेंड पे करने के लिए, नेट प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, आपने जो प्रॉफिट कमाया था उसे कहाँ यूटिलाइज किया। ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है? फंड फ्लो स्टेटमेंट से। आपने प्रेजेंट में ज़्यादा डिविडेंड पे किया या पास्ट में किया था, आपका जो शेड्यूल है डेप्थ को पे करने में यानी कि लोन और डिबेंचर को पे आउट करने में वो कैसा रहा है, कहाँ से आपने डेप्थ को पे किया है, आपने कोई फ्रेश इशू करके पे किया है या नया लोन लेके पे किया है, उसका इंटरेस्ट या उसका प्रिंसिपल अमाउंट या प्रॉफिट सफिशेंट है उसमें से पे किया है। अगर आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो उसका सोर्स क्या है, वर्किंग कैपिटल क्यों इंक्रीज हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है? फंड फ्लो स्टेटमेंट से। आप अपनी डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, इससे पता चलता है कि आपकी फंड की क्या पोजीशन है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कितना पैसा आपके पास बचेगा। जो नेट प्रॉफिट के बाद आप सारी कैलकुलेशन करते थे उसके बाद हमें पता चलता था, लेकिन फंड फ्लो से डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि कितने सफिशिएंट फंड है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। उस फंड को, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो उस फंड को कहाँ एलोकेट करना है, कहाँ लगाना है, वो भी हमारा क्या आता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट में। अगर आपको फ्यूचर के बारे में डिसीजन मेकिंग करनी है वो भी कहाँ आएगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट में। अगर आपको वर्किंग कैपिटल के कंसर्न में डिसीजन मेकिंग करनी है वो भी किससे कर पाते हो? फंड फ्लो स्टेटमेंट में। देखिए, आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैश फ्लो में भी लिए थे, लेकिन इसमें जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की एक सेपरेट स्टेटमेंट बनती है, वहाँ पे वो मिक्सअप थी।
लेकिन यहाँ पे सेपरेट स्टेटमेंट बनती है, तो वर्किंग कैपिटल का डिसीजन आप ज़्यादा क्विकली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह से शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं और करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ को मेंशन करते हैं, और चेंजेस की हेल्प से हमें पता चलता है कि वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस हुआ है। अगर वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है, अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होगा, वो सोर्स ऑफ फंड होगा या यूज ऑफ फंड होगा? अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो सोर्स ऑफ फंड होगा या फिर यूज ऑफ फंड होगा? यस, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज का मतलब है आपने ज़्यादा पैसा यूज कर लिया है, तो वो क्या होगा, यूज ऑफ फंड। और अगर वर्किंग कैपिटल आपकी डिक्रीज होती है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू बनता है, क्योंकि इतनी कहानी कोई नहीं पूछता, ये इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ बता रहे ताकि दिमाग में रहे, तो कुछ चेंजेस या कुछ आए तो हम उसको टैकल कर ले। लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन बनता है यही बनता है कि भाई वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है तो वो क्या है, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई है तो वो क्या है। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होने का मतलब है आपको कम पैसे की रिक्वायरमेंट है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि आपका आउटफ्लो रिड्यूस हुआ है, तो वो एक तरह से आपके लिए क्या है, सोर्स ऑफ फंड। देन उसके बाद क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ जी, सॉरी विच वन? हाँ नहीं नहीं, वो सोर्स है वो। अगर आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है, इसका मतलब है आपको पैसा चाहिए, पैसा और चाहिए, तो आपका पैसा यूटिलाइज होगा, कहीं से लाके आप इस्तेमाल करोगे, आउटफ्लो होगा, तो वो यूज़ ऑफ फंड होगा। और वर्किंग कैपिटल कम होने का मतलब ये है कि आपको जितनी पहले कैपिटल चाहिए थी उससे कम चाहिए, यानी कि आपका जो कैश बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, यानी कि वर्किंग कैपिटल कम होना आपके लिए क्या है, सोर्स ऑफ फंड। यहाँ से फिनेंस आता है, यानी कि वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होने का क्या मतलब हुआ, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि आपका जो क्रेडिटर है उससे आपने ज़्यादा टाइम के लिए क्रेडिट ले लिया, या पेमेंट आपने कम की, तो जो क्रेडिटर को आपने पेमेंट कम की है, बिल्स पेबल की पेमेंट कम की है, और यू कैन से करंट लायबिलिटी की जो पेमेंट कम की है, उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल जो है आपकी इम्पेक्ट करती है, और उससे आप एज अ सोर्स ऑफ फंड यूज़ कर सकते हो। और उस सोर्स ऑफ फंड को आप एक तरह से आप देख सकते हो कि इसकी वजह से आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए पैसे की अवेलेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो ज़्यादा पूछते नहीं, अगर जनरल क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। 3 स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ फंड। उसको डिफरेंट नेम से हम जानते हैं। तो ये 3 तरह की स्टेटमेंट होती है, और अगर वर्किंग कैपिटल से बनेगा तो वो हमेशा बनेगा कि इंक्रीज है तो वो क्या है, यूज़ है या सोर्स है, और डिक्रीज है तो वो क्या होगा। उसके अलावा कई बार कुछ डेटा देके आपसे फंड फ्लो पूछ लेते हैं कि भाई इसमें फंड लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या ये एक्टिविटी फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते समय ऐड होगी या डिडक्ट होगी। तो अगर हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन बना रहे हैं तो उसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिनका बिजनेस के ऑपरेशन से कोई रिलेशन नहीं है, उन सबको क्या कर देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। और जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती हैं उनको क्या कर देते हैं, माइनस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जो आपका कोर बिजनेस है उसकी इनकम नहीं है, वो सारी क्या कर दी जाती हैं, डिडक्ट कर दी जाती हैं। तो इस स्टेटमेंट से आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और कौन सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अब इसको सॉर्ट आउट करके जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं नेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर नेगेटिव फिगर आई तो नेट यूज्ड फ्रॉम ऑपरेशन, वहाँ पे फंड फ्लो नहीं होगा, फंड यूज्ड होगा, नेट फंड यूज्ड फ्रॉम ऑपरेशन। देन हम बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। आप इसे वर्टिकल कॉलम में भी बना सकते हो और हॉरिजेंटल भी बना सकते हो। इसके लिए कोई अभी इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं आया है कि ये वर्टिकल में ही होगा, बट जब से ये शेड्यूल 3 आया है तब से ये स्टेटमेंट भी जहाँ पे भी फंड फ्लो बनाया जाता है मोस्टली अब सब लोग इसे भी वर्टिकल में यूज़ करने लगे। पहले सोर्सेज ऑफ फंड लिखते हैं, जो आपका
यहाँ पे फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया था, वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, आपका सोर्स है जहाँ से पैसा आया। और अगर आपका लॉस आया है तो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, एप्लीकेशन और यूज ऑफ फंड। उसके बाद आपने फिक्स एसेट को सोल्ड किया, आपके पास सोर्स आया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड की, शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, लोन लिया, ये सारे आपके लिए क्या है, सोर्स है। आपने डिविडेंड पे किया, टैक्स पे किए, फिक्स एसेट को खरीदा, लोन को रिपे किया, डिबेंचर का रिडम्पशन किया, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया, वो क्या आया आपका, वो आ गया आपका यूसेज और एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसके अलावा अगर नॉर्मली बैलेंस शीट की तरह से मैच करते हैं तो सोर्सेस में क्या आ जाता है, वर्किंग कैपिटल डिक्रीजेस। और अगर मैचअप करने के लिए इधर बैलेंस बचता है तो अगर दोनों में से एक ही चीज़ होगी, अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसको लिखेंगे यूसेज में, और अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उसे लिखेंगे सोर्स में। दोनों का टोटल मैच कर जाता है। लेकिन अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज इसी स्टेटमेंट की हेल्प से निकालना है तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो अगर आपके सोर्स एक्सीड करते हैं एप्लीकेशन को, यानी कि सोर्स ऑफ फंड इज मोर देन एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा ज़्यादा है और आपका जो उसका यूसेज है वो कम हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ फंड मोर है और आपका जो एप्लीकेशन है वो लेस है, इसके डिफरेंस को क्या बोलेंगे, इंक्रीज। यहाँ पे देख लो ना आप, अगर ये ज़्यादा है और इसमें से एप्लीकेशन लेस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस। इसीलिए मैंने पहले मेंशन कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपके सोर्सेज ज़्यादा है और एप्लीकेशन कम है तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस। और वाइस वर्सा सिचुएशन है, यानी कि एप्लीकेशन ज़्यादा है और सोर्सेज कम है, एप्लीकेशन की वैल्यू ज़्यादा है, सोर्सेज कम है, तो डिफरेंस वैल्यू क्या होगी, वर्किंग कैपिटल डिक्रीजेस। दोनों में से एक ही बैलेंस होगा। ये बताइए क्लियर है कि नहीं। अब न्यूमेरिकल MCQ करते हैं, फटाफट आंसर करते जाइए। मैं रीड नहीं कर रही हूँ, आप बताइए, थोड़ा मेरे थ्रोट को भी आराम मिल जाएगा। जहाँ एक्सप्लेनेशन की नीड होगी वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। स्पीड में बताइए। राइट, डिविडेंड पेड क्या है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और डिविडेंड रिसीव्ड क्या होगा। और उसके अलावा अगर आपको डिविडेंड पेड और रिसीव दोनों ही ना दिया हो, सिर्फ दिया हो, आपको क्वेश्चन में दिया हो डिविडेंड टू शेयर होल्डर इज, या डिविडेंड इज डैश एक्टिविटी, सिर्फ डिविडेंड लिखा है, ये नहीं पता चल रहा पढ़ के स्टेटमेंट को कि वो आपका रिसीव है या पेड है, तो उस सिचुएशन में बोथ को आंसर करके आओगे। क्लियर है ये बात। अगर ऐसी स्टेटमेंट एग्जामिनर ने घुमा दी है कि उससे ये नहीं पता चल रहा है कि डिविडेंड पेड है या रिसीव है, तो हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग अगर बोथ ऑप्शन है तो उसके लिए जाएंगे। और अगर बोथ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानना है उसको, डिविडेंड पेड। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर हमें नहीं पता होती और एक्सपेंसेस का नाम लिखा होता है तो उसे हम इनकम ना ट्रीट करके एक्सपेंसेस वाला ही ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर है मेरी ये बात। नेक्स्ट, a mutual fund company receive a dividend of ₹30 lakh on its investment in another company share. The dividend is treated as, ठीक है, क्योंकि दूसरी कंपनी के आपने खरीदे हुए हैं तो आपके लिए अभी ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इफ नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर आर ₹60,000 and bills receivable has decreased by 15,000 during the year, then find out cash flow from operating activity। ठीक है, क्योंकि एसेट अगर डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, एड बैक करते हैं। Which of the following is the result of purchasing marketable security by the company? कंपनी ने मार्केटेबल सिक्योरिटी परचेज की है, क्या है ये, ओनली इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओनली डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ईदर इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
नो इफेक्ट ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एनी अदर? सी, अगर हम इन जनरल बात करते हैं कैश की, तो कैश क्या होता है? कैश में लीगल टेंडर मनी आती है, रुपीज़, डॉलर, जो भी जिसकी करेंसी है, बिल्स आते हैं, कॉइन आते हैं, चेक्स आते हैं, ये सारी चीज़ें कैश में इंक्लूड होती है। और अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिनका मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है, 90 डेज और लेस होता है। इसके अलावा अगर हम बैंक की बात करते हैं, जो बैंक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, बैंकर एक्सेप्टेंस है, जो कि आपकी गारंटी देते हैं बैंक कि आपको इतना क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया जाए, ये बंदा नहीं देगा तो हम देंगे, तो वो भी आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ट्रेजरी बिल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। कमर्शियल पेपर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। मनी मार्केट के कॉल मनी, जो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो सारे आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं अपनी सिचुएशन की, परचेजिंग ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, अब परचेज कर रहे हो आप मार्केटेबल सिक्योरिटी का, तो उसका कैश और कैश इक्विवेलेंट से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि आपने वो परचेज की है। मार्केटेबल सिक्योरिटी आपकी आई तो उसकी वजह से कैश का आउटफ्लो भी हुआ, यानी कि एक लिक्विडिटी गई, दूसरी लिक्विडिटी आई, तो उससे आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका करंट इन्वेस्टमेंट, ये मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है, एक लिक्विडिटी है आपकी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, आपने उसे परचेज करने के लिए कैश दे दिया उतनी ही अमाउंट का, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्वल अमाउंट से प्लस हुआ और इक्वल अमाउंट से माइनस हो गया, तो उसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये सारी चीज़ें भी एक ध्यान रखना कि कैश में क्या आता है और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सेल ऑफ कॉपीराइट इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। कॉपीराइट आपने अपना सोल्ड कर दिया किसी और को, आपने अपना कॉपीराइट किसी को सेल कर दिया, तो कॉपीराइट आपके लिए क्या था, इन्वेस्टमेंट था, आपने पैसा दे के राइट खरीदा था और आपने सेल कर दिया, तो वो आपके लिए क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ गुडविल, इंटरेस्ट पेड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी विल कम अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है और उसने पे किया है इंटरेस्ट, उसके लिए क्या है ये, उसके लिए है ये डे टू डे एक्टिविटीज़, यानी कि उसका तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसका काम ही है फंड रेज करना और फंड को पे आउट करना, फंड रिसीव करना, वो सारा उसका ऑपरेशन है, बिजनेस है। तो वो अगर इंटरेस्ट पे करती है तो इंटरेस्ट उसके लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मोहित लिमिटेड कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एंड पेड डिविडेंड टैक्स। Dividend tax is treated as dash activity while preparing cash flow statement. Any other? डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद जो डिविडेंड टैक्स दिया जाता है वो कंपनी के लिए कैसी एक्टिविटी है, वो कंपनी के लिए फिनेंसिंग एक्टिविटी है। क्योंकि आप जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो वो डिविडेंड डिक्लेयर किसके अंदर आता है, फिनेंसिंग एक्टिविटी के, इसलिए जो डिविडेंड टैक्स है, डिविडेंड टैक्स भी आपका क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स है तो वो कैसा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। और अगर आपने कोई भी एसेट परचेज या सेल की है उसके ऊपर टैक्स पे किया है, जैसे आजकल जीएसटी पे करते हैं, लेकिन आपने उस एसेट के ऊपर ही पे किया है जो आपने खरीदी या बेची है, तो वो क्या होगा, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये ध्यान रखना है क्योंकि चेंजिंग सिनेरियो है तो इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है। अगर आप सेल एंड परचेज करते समय फिक्स एसेट के ऊपर जीएसटी पे करते हैं तो वो जीएसटी क्या है, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड क्या होगा, आपको बताया इंटरिम डिविडेंड इज जस्ट लाइक डिविडेंड,
डिविडेंड की तरह ही है, बस 2 एजीएम के बीच में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी तो कंपनी ने एजीएम होने का इंतजार नहीं करा, पहले ही डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो वो क्या है, इंटरिम डिविडेंड। और इंटरिम डिविडेंड क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए प्रोविज़न बनाया जाता है तो वो प्रोविज़न क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिक्रीज इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया, क्या होगा। अभी फॉर्मेट में बताया था ये बात, बस लैंग्वेज यहाँ पे चेंज है। जनरल रिजर्व अगर डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करेंगे या फाइनेंशियल एक्टिविटी में ऐड बैक करेंगे। जनरल रिजर्व डिक्रीज होना आपके लिए क्या है, आपके लिए एक तरह की, देखिए आपका जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व अकाउंट में जो भी अमाउंट शिफ्ट करते हैं उसे यहाँ पे माइनस करते हैं। ये ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं था, इसलिए जब नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते थे तो अगर जनरल रिजर्व का बैलेंस इंक्रीज होता था, नया प्रॉफिट से चार्ज किया गया है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता था, ऐड। यानी कि अगर जनरल रिजर्व इंक्रीज हुआ है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, और अगर जनरल रिजर्व डिक्रीज हुआ है तो इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्योंकि जनरल रिजर्व डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जनरल रिजर्व से पैसा निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस में किसी नाम से एड बैक कर दिया गया है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। वो ऑपरेशन का प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जनरल रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ करके यहाँ लिख दी, तो वो ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं है, सॉरी इनकम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए इसे क्या करते हैं, माइनस। क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज शोन इन, अगर आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट कैसी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। सी आपको यहाँ पे ये नहीं बताया इंटरेस्ट पेड है या इंटरेस्ट रिसीव है, तो जो इंटरेस्ट होता है उसकी एडजस्टमेंट आपने देखा, इंटरेस्ट पेड को ऐड बैक करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं वो ऐड बैक है, लेकिन हमें इन जनरल देखना है क्योंकि ट्रीटमेंट सब जगह हुई है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक हुआ था, अगर इंटरेस्ट पे आउट किया गया है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ लिखा है आइटम इंटरेस्ट। तो अगर आइटम इंटरेस्ट लिखा है तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, उसको आप ट्रीट करोगे फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग यहाँ पे एक्सक्लूड करना है इन जनरल, जब तक उसके बारे में क्लियर मेंशन ना हो। यानी कि हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रीट कर रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट जो है आपका, अगर आपने लिया हुआ है लोन या डिबेंचर इशू किया है तो वो इंटरेस्ट पेड है, और आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो आपके लिए क्या है, इनकम है, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर आपका बोथ ऑप्शन है इस सिचुएशन में, मैंने अभी पीछे एक्सप्लेनेशन करते हुए भी कहा था, कोई भी ऐसा आइटम जिसके लिए बोथ ऑप्शन है तो बोथ के लिए जाओगे। जो नॉर्मली प्लस और माइनस होते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस निकालने के लिए, उसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि प्रॉपर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को या ऑपरेटिंग इनकम को एडजस्ट करके जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट किया जा सके। एक्चुअल में ये क्लासिफिकेशन नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं है। कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल, यानी कि बीआर का पैसा मिल गया है, इनकम टैक्स पे कर दिया गया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे किए कैश, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर कैश। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, बाकी तीनों आपके ऑपरेटिंग है, और डी क्या है, परचेज इक्विपमेंट क्या है, तो ये क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। A company sell old plant for ₹12,000 cash. The book value of plant is ₹7,000.
दिस ट्रांजेक्शन वुड इफेक्ट, इससे कौन सी ट्रांजेक्शन इफेक्ट होंगी, कौन सी एक्टिविटी इफेक्ट होंगी। 12,000 की वैल्यू थी, 7,000 की बुक वैल्यू थी, 12,000 में बेच दिया, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे दो इम्पैक्ट पड़ेंगे, एक तो इससे क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, आपकी एसेट जा रही है, यानी कि सेल ऑफ एसेट हो रहा है। प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट क्या है, प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट आपके लिए है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको क्या करते थे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट माइनस करते थे, लॉस ऑन फिक्स एसेट एड बैक करते थे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते थे, माइनस। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, यहाँ से पूछा हुआ है वुड इफेक्ट, इसका क्या प्रभाव होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसको कहाँ ट्रीट करेंगे, ये कौन सी एक्टिविटी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। अगर आपसे इफेक्ट ना पूछ के ये पूछा जाए, ये ट्रांजैक्शन देख के ये कौन सी एक्टिविटी है, तो आप एक ही आंसर चूज करोगे, इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, तो उसमें ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों चीज़ों को मेंशन करोगे। ये बात मेरी क्लियर हो रही है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पे हमें जाना है। फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट की गई हैं, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्लासिफिकेशन करना है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अफेक्ट नेट इनकम बट डज नॉट अफेक्ट कैश, यानी कि आपके नेट इनकम पे तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, प्लस माइनस हो जाती है, पर कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमोर्टाइजेशन हो, डिप्लीशन ऑफ, इनसे सारा प्रॉफिट एंड लॉस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कैश का कोई आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हो रहा है जब तक सेल नहीं होगी। तो ये क्या है आपका ऑल ऑफ द अबव। In case of financial enterprises, the cash flow resulting from interest and dividend received and interest paid, ये paid है, interest paid should be classified as cash flow। ध्यान रखना, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है, बैंकिंग कंपनीज है, ऐसी कंपनीज के लिए जो डिविडेंड रिसीव है, इंटरेस्ट पेड है, वो उनके लिए क्या है, वो आप वो ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिसीव्ड और पेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देखना है, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस क्या करती है, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस कैश रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है इन द फॉर्म ऑफ लोन, वो सबको लोन प्रोवाइड करती है, उस लोन के ऊपर जो उसे इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, उस लोन के ऊपर जो उसे इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, वो क्या होती है, उसकी इनकम होती है। अगर उसने किसी अलग कंपनी के शेयर परचेज किए हुए हैं, किसी अदर कंपनीज के डिबेंचर परचेज किए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होगी, जब तक कि उसका कोर बिजनेस के बारे में आपको पता ना हो। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है तो इट में भी पॉसिबल, उसका काम क्या है, सिर्फ दूसरों को लोन प्रोवाइड करना, तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, इसका मतलब आपने कहीं से रिसोर्स से पैसा रेज करके लाया हुआ है, ये चीज़ क्लियर है। अगर डिविडेंड रिसीव हुआ है, इसका मतलब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपका क्या है, ये कोर बिजनेस है, आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड कर रहे हो। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें मेंशन नहीं है, या फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस ना लिख के किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इनको हम फाइनेंसिंग में ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल या फिर बैंकिंग कंपनीज या फिर कॉर्पोरेट बैंक, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ चाहे रिसीव हो चाहे पेड हो, उसको हम कहाँ ट्रीट करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो इसको ध्यान से डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि सिचुएशनली आंसर इसमें अलग अलग होता है। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है आपको सबको? एज पर AS3 कैश फ्लो कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ये तो पता ही है क्या होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? प्रोक्योरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू इंक्रीज इन करंट एसेट ऐड नहीं होता,
देन आपको डिक्रीज इन करंट एसेट दिया हुआ है, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैश फ्रॉम ऑपरेशन किसके इक्वल होगा? जो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन टोटल निकाल के लाते हो वो क्या था आपका? कौन सी इक्वेशन इसमें जस्टिफाई कर रही है उस बात को? राइट। सी अब देखिए कैसे, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, अगर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो आप उसे एड बैक तो करते थे, तो ये भी गलत नहीं है। आपको पता है कि इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होता था, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी प्लस होता था, लेकिन जस्टिफाई करना है, सारी इक्वेशन सही लगेंगी। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्या होता था? आपका एड बैक होता था। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी सॉरी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऐड होता था, डिक्रीज क्या होता था? माइनस। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट को देखते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसमें बहुत सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम है जिसका एडजस्टमेंट किया जाता था कैश फ्लो स्टेटमेंट में। नेट प्रॉफिट उसमें से जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, यानी कि जिनका आउटफ्लो नहीं हुआ है, किसी भी टाइप का कैश पे नहीं किया गया, ये वो वाली चीज़ें हैं जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि डेप्रीशिएशन राइट ऑफ, पेटेंट राइट ऑफ, वो सारी चीज़ें नॉन कैश एक्सपेंसेस है, उनको प्रॉफिट में एडबैक करना है, जो कि लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आपने यूज़ की थी, बट उसके लिए कोई कैश पे नहीं किया, उसको एडबैक कर दिया, और आपकी करंट एसेट अगर डिक्रीज होती है तो एडबैक होती है। तो फॉर्मूला फर्स्ट भी करेक्ट है, लेकिन आपने देखना है कौन ज़्यादा जस्टिफाइबल है कंपेरेटिवली, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, सेल परचेज फिक्स एसेट का सारा जगह कहाँ आता है? इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टिंग में। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और कैसी है? कैश फ्लो, क्योंकि इशू करने से पैसा आएगा आपके पास। ए डिसीजन टू इशू न्यू डिबेंचर, ठीक है, क्योंकि इशू से रिलेटेड, रिडम्पशन से रिलेटेड सब क्या है? फाइनेंसिंग, क्योंकि कंपनी का नाम मेंशन नहीं है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको बताना है, तो सेल ऑफ गुड्स है, सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो, इनकम टैक्स पे कर रहे हो, वो सारी ऑपरेटिंग है। और कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। बिसम्बरी, आर यू देयर? आपकी आवाज नहीं आ रही किसी हाँ, वही मुझे लग रहा है, फीमेल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें से कौन सा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर आप जितना आप खुद से दोगे उतना बेटर है। जहाँ एक्सप्लेनेशन की नीड है या कुछ ऐसा टिपिकल क्वेश्चन है, वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन आपको साथ साथ देती रहूँगी। कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट इज स्टेटमेंट ओनली कैश इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या होगा? करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट? अभी वहां पे पीछे डिस्क्रिप्शन में मैंने ये बात बताई थी, किसको लिखते हैं। सी, अभी आपको पीछे जब मैंने लिस्ट बताई थी उसमें ट्रेजरी बिल, डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट टर्म, आप जो शॉर्ट टर्म यू कैन से शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इसको यूज करते हो। तो आपसे ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, तो हाँ जी, हाँ जी, पीछे भी पूरा लिस्ट दिया था ना ये क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में मैंने, इसलिए नन ऑफ अबव इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो?
किससे कैश इनफ्लो नहीं होगा? इशू से कैश इनफ्लो होगा, सेल ऑफ प्लान से होगा, और डिक्रीज, सॉरी, यस, बी इज द राइट आंसर। अगर डेटर कम हो रहे हैं, डेटर कम होने का मतलब ये कैश आ रहा है, तभी तो डेटर कम हुए। और अगर बिल्स पेबल कम हो रहे हैं, इसका मतलब है आप पेमेंट कर रहे हो, आउटफ्लो हो रहा है। दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी? डिबेंचर रिडम्पशन फाइनेंसिंग है, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग है, डिविडेंड रिसीव आपके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, और सेल से जो आया है वो भी क्या है? फाइनेंसिंग। तो मैं ये आपको सारे क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर, तो उसको आप ट्राई करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बस बेसिक चीज़ें ध्यान रखना, फंड फ्लो कैश फ्लो में कुछ भी ऐसा टफ नहीं आता है, इसके बाद शुरू होगा। अभी तक तो ऐसी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो कि 11th-12th स्टैंडर्ड की है। कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रेजुएशन लेवल से शुरू होगा। कमिंग संडे को या उससे अगले संडे को आप लोग म्यूचुअली डिसाइड करके ग्रुप में मुझे बता देना। पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक लॉन्ग टेस्ट दे दो, 50 क्वेश्चन कम से कम उसमें होंगे। ऐसा एक टेस्ट मैं बना दूंगी, तो या तो कमिंग संडे को दे दो, या आपको प्रिपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट है तो वो एक वीक का टाइम ले लो, अगले संडे को मुझे पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे दो। इन बिटवीन मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के।